हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुनील यादव और आप सब लोगों का एक बार कैंप स्पेस चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। आइएगा, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज आज के टॉपिक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और टॉपिक का नाम क्या है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब ये बोहर का एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने इससे पहले रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा है। उस रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया था? ऐसा बताया गया कि वहां पर उसने रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया लास्ट में, पूरा मॉडल बनाने के बाद रदरफोर्ड ने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस होता है मेरा और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता घूमता इस तरीके से हर एक चक्कर पूरा करने पर इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता छोटा कर लेता है और एक दिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाकर के गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया, इसका मतलब एटम क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जॉन डाल्टन ने, जिनने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी, उनने तो क्या बोला था कि भाई एटम तो कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट होता ही नहीं दुनिया के अंदर। तो अब ये मैक्सवेल की एक थ्योरी थी जिनने की क्या बताया था कि जब कोई चार पार्टिकल्स इस तरीके से एक दूसरे के आपस में घूमते हैं तो वो क्या करते हैं? एक्सेलरेट करते हैं और एक्सेलरेट करने से उनका रास्ता क्या होता है? छोटा होता चला जाता है। जैसे कि मैक्सवेल ने क्या बताया था, सन और अर्थ के बीच में, जब जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है इस तरीके से, उसके लिए मैक्सवेल ने हमें बताया था। लेकिन क्या किया, अब पहली बात तो मैक्सवेल ने जो भी चीजें बताई थी, जो थ्योरी दी थी, जेम्स मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी जो दी थी वो उनने मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए दी थी, यानी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स के लिए दी थी। लेकिन वही चीज क्या कर दिया रदरफोर्ड ने? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए लगा दिया। दूसरी बात कि चार्ज्ड बॉडीज के लिए लगा दिया। तो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो यहां पर अप्लाई नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन रदरफोर्ड ने मैक्सवेल की थ्योरी को कंसीडर करके और ये एजम्पशन गलत कर दिया, यानी सारी चीजें जो बताई वो लास्ट में एक ड्रॉबैक निकल करके आ गया रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम का। उसी को आज रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ने के लिए आज तैयार हैं। आज पढ़ेंगे बोर के एटॉमिक मॉडल को। देखिएगा बोर ने क्या किया, एटॉमिक मॉडल जब दिया, समझिएगा बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्लास है आज की। देखिएगा, अब बोर के एटॉमिक मॉडल में बोर ने सबसे पहले कुछ पॉइंट्स दिए, या कुछ किताबों के अंदर आपको उसका नाम एजम्पशंस मिल जाएगा कि एज्यूम किया था उसने। सबसे पहले कुछ एज्यूम किया, अपनी मर्जी से कुछ एजम्पशंस रखे थे उसने। सबसे पहला एजम्पशन क्या रखा? एटम कंसिस्ट्स ऑफ ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। उसने कहा, सबसे पहला पॉइंट क्या दे दिया कि एटम के अंदर एक सेंटर होता है, उस सेंटर का नाम क्या है? न्यूक्लियस होता है। और वो न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड चीज होती है। जैसा कि ये बात आपको रदरफोर्ड ने बताई थी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला असम्पशन क्या दिया गया कि एटम के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसी चीजें रखी गई हैं। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए प्रोटॉन की वजह से चार्ज कैसा आ गया? न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब सेकेंड पॉइंट क्या दिया? सेकेंड असम्पशन क्या रखा था उनने? सेकेंड असम्पशन कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus only in those circular orbits which have fixed energy and velocity। यानी कि सेकंड अजम्पशन क्या दिया गया बेटा जी? देखिएगा, समझिएगा बहुत अच्छे से इसको। कहता है कि इलेक्ट्रॉन, अब पहले क्या कह दिया था? देखो रदरफोर्ड ने क्या बोला
कि भाई आप लोग ना इलेक्ट्रॉन को जहां रखना चाहे वहीं रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पूरा रूम पूरा फर्श खाली पड़ा है, जहां इलेक्ट्रॉन बैठना चाहे वहां बैठ जाए जा करके। लेकिन इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूमेगा जिनकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, या और जिनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। ये दो पोस्टुलेट, दो अजम्पशंस या दो पॉइंट्स थे हमारे इसके बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के। अब देखिएगा थर्ड जो पॉइंट था वो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों हो जाता है उसको समझिएगा। थर्ड पॉइंट में उनने क्या बोल दिया, जरा मैं इनको क्लियर करके समझाता हूं आपको। थर्ड पॉइंट में क्या बताया, थर्ड पॉइंट में उनने बोला, थर्ड पॉइंट को हम लोग क्वांटाइजेशन कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन कहा जाता है बेटा जी। क्वांटाइजेशन कंडीशन में क्या बोला, कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in those circular orbits which have angular momentum equal to an integral multiple of h अपॉन 2 h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल, जिन जिन ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं घूम पाएगा। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझिएगा। अब सबसे पहले देखिएगा एंगुलर मोमेंटम मैंने लिखा, ये लिखा मैंने एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को जनरली हम लोग क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट किया करते हैं, एल से। अब कहता है कि एल जो है ना वो बराबर होना चाहिए एन एच अपॉन 2 के, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एन क्या होगा, यहां पर एक इंटीजर वैल्यू होगी। एन क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू होगी। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूम पाएगा जिनके अंदर n जो होगा एक इंटीजर होगा, और एन एच अपॉन 2 के बराबर क्या होगा, उनका एंगुलर मोमेंटम होगा। उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। इस बात को समझिएगा। बोर उसने क्या कहा, बोर ने, कि ये न्यूक्लियस है मेरा, न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसे ऑर्बिट्स हैं, कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ऐसे। अब मान लो इनका नाम क्या रख दिया था उन्होंने, KLMNOP, आगे तक रख सकते हो आप नाम, लेकिन साथ ही साथ आप यही जान लीजिएगा इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, 3, 4, इस तरीके से आगे तक वैल्यू रख सकते हो आप। इसका मतलब ये n जो है ये इंटीजर वैल्यू भी है, और साथ ही साथ यहां पर जो n है बेटा जी, वो n क्या है, शेल नंबर को भी क्या कर रहा है, शेल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी n जो है इंटीजर भी हो सकता है और n शेल का नंबर भी हो सकता है। यानी ये कहता है कि ऐसे शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा केवल जिनके लिए ऑर्बिटल या एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जो है वो NH अपॉन 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या कहानी है। एंगुलर मोमेंटम भी समझते जरा क्या कहानी है, जरा थोड़ा सा रुकिए, पहले इसको समझ लो आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस बोर के मॉडल की। क्वांटाइजेशन कंडीशन इसको बोला जाता है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग बहुत सारे रिलेशंस डिराइव करेंगे और उन्हीं रिलेशन को डिराइव करके फिर आगे हम लोग फॉर्मूलाज को डिराइव करने वाले, जो कि हमारे लिए क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। अब देखिएगा मैं आपको बताता हूं कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। देखिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है। देखिए मैं कहता हूं कि भाई ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मेरा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे घूम रहा है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा इस डायरेक्शन में गया, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी इधर जाने पे, फिर ये एक टाइम पर यहाँ आ जाएगा, इधर जाएगा तो वेलोसिटी यहाँ पर मिलेगी इसकी, फिर ये मान लो यहाँ पर आ गया थोड़ी देर के बाद, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि भाई न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर इस इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस कितना है, तो बेटा जी वो कितना है, r है डिस्टेंस। अब जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना L, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है,
आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो फिजिक्स में पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ऐसे याद कर लेना इस चीज को। एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो बराबर क्या होता है, आर वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसका, आर वेक्टर और पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब आर वेक्टर क्या है, ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जहां तक जिस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखा है उस सेल तक के डिस्टेंस है। अब पी आप लोग जानते हो ऑलरेडी, पी क्या है, मोमेंटम है हमारा। पी क्या होता है, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, एमवी होती है। अगर मैं मोमेंटम की वैल्यू क्या रख दूं, एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू एम वी वेक्टर, क्योंकि एम की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, मास की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती, सिंपल सी बात है। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम वी वेक्टर। अब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व किया जाता है, इस बात को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, अगर हम लोग क्या कर दे, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व कर दें, तो क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व जब करोगे तो बराबर आएगा आर इंटू एम वी, या ऐसा लिख देता हूं सीधा सा इसको मैं, आर एम वी साइन थीटा आ जाएगा बेटा जी। क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। और थीटा का मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ना यहां पर, ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है इलेक्ट्रॉन की, इसके बीच में और इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, आपको कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है। इसका मतलब जब साइन 90 आप रखोगे तो साइन 90 डिग्री कितना होता है बेटा जी, बराबर कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता साइन 90 डिग्री। तो अगर साइन 90 डिग्री आपने रख दिया यहां पर, तो एल की वैल्यू देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, एल बराबर कितना आ जाएगा, एम वी आर के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो यार दोस्तों, एम वी आर के बराबर आ जाएगा। यानी साइन 91 हुआ तो एल बराबर क्या आ गया, एम वी आर के बराबर आ गया। एक एल क्या आ गया, एम वी आर के बराबर आ गया, और एक एल देखो ये लिखा मैंने, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि यहां से दोनों एल को आप इक्वेट कर सकते हो, अब दोनों तो एल की वैल्यू ही है। तो अब देखिएगा मैं एक चीज लिख देता हूं, यहां से कंडीशन क्या निकल के आई, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बुक के अंदर आप लोग पढ़ेंगे तो डायरेक्टली लिखा होगा, ये कंडीशन सोल्व करके नहीं दी गई होंगे आपको। लेकिन क्या होता है बेटा जी, नीट और जेई के अंदर जनरली कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट ट्रिक वाले फॉर्मूला यानी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो बीच में से उठा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। हम जानते हैं एल बराबर एम वी आर भी हमारा निकल के आया, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई भी हमारे पास निकल के आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, इक्वेट करने पर एम वी आर बराबर क्या हो गया, एन एच अपॉन 2 पाई हो गया कि नहीं हो गया। ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास। ये कंडीशन अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी तो समझ लीजिए मजा आ जाएगा, बिल्कुल इस बात को समझ आने में बिल्कुल मजा आने वाला है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो जो वैल्यूज में जो जो रिलेशंस में निकालता जा रहा हूं उनको मैं इधर राइट साइड में लिखता जा रहा हूं। एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, इसको मैं क्या कह देता हूं कि मेरी ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया मैंने, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। ऐसे आगे जब रिलेशंस आएंगे तो उनको भी लिखेंगे, क्योंकि ये बाद में यूज करने हैं मुझे कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए। अब देखिएगा 3 पोस्टुलेट्स, 3 अजम्पशंस, 3 पॉइंट्स मैंने बोर के आपको समझाए। अब 4th पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 4th पॉइंट क्या कहता है बोर का कि दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of attraction between the electron and the nucleus provides centripetal force to the revolving electron। यानी कि कहने का मेरा सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हमने बोला कि भाई ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए पहली बात तो एक अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, एक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम कह रहे हैं अट्रैक्शन है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा जी, वही क्या करता है, घुमाने वाला फोर्स भी जनरेट करके देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हम लोग यहां से क्या कहते हैं, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब मैं एक बात सिंपल से लिख सकता हूं इस स्टेटमेंट से कि F
इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्या होगा, एफ सेंट्रीपिटल। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही तो क्या जनरेट करवा के दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करवा के दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर किसके हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गया। समझ में आ रही है बात ये। अब देखो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का हमें तरीका आता है। हमें तरीका क्या आता है कि एफ, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, R होती है। अब समझिएगा बात कि अगर मान लो दो चार्जेस है, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अगर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी काम कर रही होगी, वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दी फ्री स्पेस कहते हैं उसको हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू होती है। Q1 पहले चार्ज के ऊपर कितना, पहले के ऊपर कितना चार्ज है, दूसरे के ऊपर कितना चार्ज है, डिवाइड बाय डिस्टेंस है R। समझ में आई बात ये। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिएगा एक बात और जानते हैं, आपसे पूछेगा कि भाई इसके ऊपर चार्ज कितना, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जितना कि उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी अगर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, Z टाइम्स ऑफ E, ZE चार्ज होगा प्लस ZE चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इसके बाद। यानी कि एक प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, बस पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है वो, तो Z इंटू E कर दो तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या रख दो Q1, मान लो इसको मैं क्या कहता हूं Q1 है मेरा, ये मान लो मेरा Q2 है, तो Q1 चार्ज क्या रख दू मैं, ZE रख देता हूं प्लस ZE, और ये E रख देता हूं, E चार्ज है मेरा, अपॉन क्या आएगा, R आएगा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R। आपके पास फॉर्मूला आ गया, किस चीज का ये फॉर्मूला है आपके पास, F इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आ गया आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला निकल करके आ गया आपके पास। सिंपल सी बात हो गई। अब हमें पता लगाना है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा जी एक सिंपल सी बात मैं लिख रहा हूं, FC शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, F सेंट्रीपिटल को मैंने। तो FC का जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो सब लोग याद कर लेंगे, mv² बाई R होता है। ये क्या होता है, mv² बाई R होता है। ये इस बात को आप जान लीजिएगा, सिंपल सी बात है। अगर ये आपने जान लिया तो सारा खेल समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो FC बराबर mv² बाई R होता है, लेकिन हमने रिलेशन क्या लिखा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर F सेंट्रीपिटल होता है। अब दोनों को क्या कर दूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा दोनों को, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी। तो एक नया रिलेशन और डेराइव होकर के हमारे पास क्या आएगा, देखिएगा क्या रिलेशन लिखने वाला हूं मैं, क्या रिलेशन लिखने वाले हम लोग। FE बराबर क्या लिख रखा है हमने, FC लिख रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², या फिर इसको ऐसा लिख देता हूं ZE² बाई R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, mv² बाई R हो जाएगा। ये रिलेशन आपके पास निकल के आएगा जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों को इक्वल रख देंगे। तो ये आपके पास रिलेशन निकल के आएगा, जो कि कहां से आया, बोर के चौथे पॉइंट से निकल करके आया, हमारे पास फोर्थ पॉइंट से कैलकुलेट होकर के आया। तो अगर मैं इसको भी यहां पर रख देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R इज इक्वल्स टू mv² बाई R। ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 रख दिया हमने इसका नाम। क्या कर दिया हमने, इसको नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको जब हमने नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दिया तो अब समझिएगा आप बात को। फिफ्थ पॉइंट आता है अब हमारे पास। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहता है, फिफ्थ पॉइंट में कहता है बोर इलेक्ट्रॉन
कैन नाइदर गेन नॉर लॉस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ना ही तो एनर्जी का गेन कर सकता है, एनर्जी को गेन करेगा, ना ही एनर्जी को लॉस करेगा। इट विल रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which have fixed energy। यानी कि इस बात को समझो भाई, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती कुछ भी, एनर्जी तो ऑर्बिट की होती है। तो जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी उसी में ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं पर रिवॉल्व नहीं कर सकता। जैसे सपोज दैट एक क्लास में बेंच लगे होते हैं ऐसे, अब बेंच लगे तो फर्स्ट बेंच जो है हमारा वो कुछ एक पर्टिकुलर एनर्जी का, मान लो वो किसी को बोला गया कि आपके अगर 95% मार्क्स आएंगे तो आपको फिर बैठाया जाएगा। आपको बोल दिया कि 90% नंबर आएंगे तो आपको मैं पहले बेंच पे बैठा दूंगा। आपके 85% आए तो उससे सेकंड वाले पे, उसके बाद 75 आए तो आपके वो मैं थर्ड लाइन में बैठाऊंगा ऐसे। अब आपको बोला क्या गया, 95 आए तो फर्स्ट पे, 85 आए तो सेकंड पे और 75 आए तो थर्ड लाइन में। ऐसे 3 लाइनें लगा रखी मान लो हमने। तो ऐसा तो कोई बीच में रास्ता नहीं बोला कि भाई आपके 90% आएंगे तो आपको बीच में बैठा दूंगा 2 बेंच के बीच में। ऐसा तो कोई कुछ नहीं, ऐसा बोला ही नहीं गया। यानी कि आपके पास ऑप्शंस क्या है, 95 का, 85 का और 75 का। तो 3 ही तरीके के ऑप्शंस है आपके पास। तो आपके जो बेंचेस हैं, आपकी जो सीट्स हैं, उनकी एनर्जी क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। आपको या तो 95% मार्क्स लाने हैं, या आपको 85% लाने हैं, या फिर आपको 75% मार्क्स लाने हैं। उसी हिसाब से आपको सीट एलोकेट करके दी जाएगी। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई पूरा फर्श खाली है, कहीं पे बैठ जा जाकर के, पूरा फर्श खाली पड़ा हुआ है, जहां तेरा दिल करे वहीं जाकर के बैठ जा। ये बात किसने बोल दी थी, रदरफोर्ड ने बोल दी थी। इसी चीज को करेक्ट किसने किया, बोर ने करेक्ट किया। इस बात को समझिएगा। कहता है फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट के अंदर होगा, और ये फिक्स्ड एनर्जी के जो ऑर्बिट्स थे, इसीलिए इन ऑर्बिट्स को क्या कह दिया गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर लेवल्स कहते थे हम लोग इनको। क्या कहते थे इनको, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या फिर लेवल्स कहना शुरू कर दिया था। जिनका नाम जैसे कि n बराबर 1 को नाम क्या दिया था, इनका शेल का नाम दे दिया था, के शेल कहते थे उसको। n बराबर 2 को हम लोग l शेल कहते थे, 3 को m, 4 वाले को n कहते थे। ऐसे ही आगे आप लिख सकते। तो ये क्या कहता है कि आप उन्हीं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करा सकते हैं, उन्हीं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। और फिक्स्ड एनर्जी है, इसीलिए इनको क्या गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, उसमें घूम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उन ऑर्बिट की एनर्जीज क्या है, फिक्स है। इसलिए क्या कहता है, स्टेशनरी ऑर्बिट से, यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी से कोई एनर्जी नहीं होती। भाई आपकी अपनी मर्जी नहीं है कि आपकी 80% नंबर लेके आगे तो बीच रास्ते में बैठ जाओगे कहीं। आपको बोला गया आपके पास 95% का ऑप्शन है, आपके पास 85 का, आपके पास 75 का ऑप्शन है। यही 3 तरीके की सीट है हमारे पास। तो आप अगर इन रेंज में आते हो, इस रेंज में आते हो, तो ही आपको ये सीट मिल सकती है। अदरवाइज आप, ऐसा नहीं है कि भाई ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है मेरा, ये ऑर्बिट्स है, ये मेरे फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट है। मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड, ये थर्ड ऑर्बिट है। ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां बैठा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन का दिल करा तो वो यहां जाके बैठ गया। ऐसा कोई रास्ता नहीं है। यानी वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में बैठ पाएगा, रिवॉल्व कर पाएगा वहां पर, इसलिए उनको स्टेशनरी ऑर्बिट रखा गया उनका नाम। समझ गए आप इस बात को? अगर ये बातें आप समझ चुके हैं सारी बातें, तो मैं अब आपको लेकर के चलता हूं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, अब देखिएगा, इस बात को समझिएगा आप। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कैलकुलेशन की बातें करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ किस किस की कैलकुलेशन करेंगे, रेडियस की कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग वेलोसिटी की कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का भी कैलकुलेशन करेंगे, और टोटल एनर्जी का कैलकुलेशन भी करेंगे। 5 चीज़ों का कैलकुलेशन मैं आपसे करके दिखाने वाला हूं, करके समझाने वाला हूं। इस बात को समझिएगा। इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है जो आपने आज तक क्या पढ़ा होगा, डायरेक्टली बुक के अंदर से पढ़ लिया होगा। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाती थी आपके पास। वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैसे आ गई,
रेडियस बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड आंसर आ जाता था आपके पास। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते थे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, स्पीशीज के लिए फॉर्मूला लगाते थे आप लोग रेडियस निकालने का। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन, ये मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू आती थी। लेकिन ये वैल्यू आई कहां से? अगर बीच में से कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया तो आप फंस जाएंगे फिर। अभी उसी चीज को एक क्लियर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझना चाह रहे हैं हम लोग। सबसे पहले में हम रेडियस का कैलकुलेशन पढ़ेंगे। हम लोग रेडियस का कैलकुलेशन सबसे पहले पढ़ना है। अब मैंने ये रिलेशंस यहां पर क्यों लिखे थे? ये रिलेशंस मैंने यहां पर इसीलिए लिखे थे क्योंकि इन रिलेशंस का यूज करके ही मैं आगे आपको डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूं। अब देखिएगा, हम लोग एक बात जानते हैं, NH अपॉन 2 पाई बराबर क्या है हमारा, MVR है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू MV स्क्वायर बाई आर भी है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें क्या करना है, आर निकालना है, आर को कैलकुलेट करना है। आर को कैलकुलेट करने के लिए हमें वी को हटाना पड़ेगा यहां से, किसी भी तरीके से वी को रिमूव करना पड़ेगा। अब वी रिमूव कैसे हो सकता है कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दें और वी की वैल्यू उठा करके फिर यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। आप ऐसा करिए, फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दीजिएगा और फिर क्या कर देते हैं हम लोग कि भाई फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, या फिर ऐसा करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो और उसको डिवाइड कर दो सेकंड इक्वेशन से। ये ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे आप। ये ऑपरेशन जब अप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, n स्क्वायर बाई एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको डिवाइड किससे करूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसा लिख देते जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल्स टू, इसको इधर डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, एम वी स्क्वायर बाई आर से। एम से एक एम कट जाएगा यहाँ से, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद और क्या कैंसिल आउट हो सकता है भाई, 4 से हम 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, एक पाई से एक पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं होता हुआ दिख रहा है हमें। और कुछ जब हमें कैंसिल आउट होता नहीं दिख रहा तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, देखिएगा ये पलट के कैसा जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर का क्यूब जैसा दिखेगा आपको। ये आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर आर स्क्वायर होगा ये, तो देखिएगा क्या मिलेगा आपको, एन स्क्वायर। अगर पीछे भी करेक्शन रह गया तो कर लेंगे आप, वहाँ पर आर स्क्वायर आएगा वहाँ पर। तो आएगा नीचे जेड ई स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ऊपर, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर, पाई भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर अपॉन इंटू आर और मिल जाएगा एक। ये सब वैल्यूज आपके पास मिलने वाली है आपको। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी आप यहाँ पर कट कर पाएंगे, और आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर पाई, ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पर आप लोग पूछेंगे ये एच क्या होता है, तो एच होता है ये बेटा जी प्लैंक्स कांस्टेंट। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स, ये इसकी वैल्यू है। तो अब देखिएगा इसको कैसे डिराइव करेंगे, कैसे समझेंगे इस चीज को। तो देखिएगा आर बराबर क्या लिख देता हूं मैं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर और पाई, इसको ऐसे लिख देता हूं। एन स्क्वायर बाई जेड को अलग लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि यहां पर एच भी एक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता ही है, और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट। तो सारी कांस्टेंट चीजों को एक तरफ कर लिया, और बिना कांस्टेंट यानी कि एन क्या होगा, शेल का नंबर है वो तो चेंज होगा, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है वो भी चेंज हो सकता है किसी और स्पीशीज के लिए लगाएंगे तो आप। तो जब आप ये सारी वैल्यूज को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इन सब वैल्यूज को अगर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू यहां पर आप डाल देंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या निकलता है, 0.52 एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर आपके पास क्या एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या मिलता है, ये एंगस्ट्रॉम में मिलेगा आपको। एंगस्ट्रॉम के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, रेडियस मिलेगा।
ये रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए लगा सकते हैं या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि बोहर ने जो मॉडल एक्सप्लेन किया वो हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एक्सप्लेन किया था। अगर ये हाइड्रोजन एटम के लिए आप अप्लाई कर देंगे तो देखिएगा, इसको क्लियर कर देता हूं मैं यहां से, पहले थोड़ा सा स्पेस हमें मिलेगा। R इज इक्वल्स टू 0.52 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम है। अगर 4 हाइड्रोजन एटम आप अप्लाई करोगे इसके लिए, इसको, तो हाइड्रोजन एटम क्या होता है बेटा जी, Z बराबर 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z बराबर 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। और अगर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए पूछ लिया जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बता दे भाई मुझे जल्दी से, तो फर्स्ट ऑर्बिट यानी n की वैल्यू भी 1 हो गई, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आपसे पूछा गया, तो R बराबर क्या करोगे 0.52 n स्क्वायर बाई जेड, फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो 0.52 इंटू n क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और अपॉन जेड क्या है 1, वो भी 1 है, तो आपके पास कितना आएगा 0.52 एंगस्ट्रॉम आपके पास आ जाएगा। ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया आपके पास। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है कि फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, क्या होता है। ऐसे आपसे किसी और के लिए पूछ लिया जाए हाइट, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ही काम करेगा, जैसे कि हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज क्या होती है, जिनके अंदर हाइड्रोजन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके बाकी चीजों के अंदर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज वही होती है जिनके अंदर हाइड्रोजन के बराबर इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 होता है। ऐसे अगर मैं हीलियम बनाऊं, तो हीलियम पॉजिटिव जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन उसमें 1 हो गया, लेकिन जेड की वैल्यू क्या रखोगे आप, उसमें 2 रखेंगे। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जेड की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है जब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आप बनाओगे। ऐसे अगर लिथियम बोलूं मैं, तो लिथियम पर 2 प्लस चार्ज लगा दे, तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी अभी 1 बन गया, लेकिन जेड की वैल्यू अब इसमें 3 हो जाती है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में डिफरेंस यही होता है कि इलेक्ट्रॉन तो वहां पर 1 ही मिलेगा, लेकिन जेड की वैल्यू, एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर यहां तक की बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई, तो अब देखिएगा आपने आर कैलकुलेट कर लिया, और आर की एक चीज, एक वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपके पास। 2 तरीके से आपने आर कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं क्या करूं, आर को यहां पर सब्सटीट्यूट कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, जो कि हम लोग लिख रहे हैं साथ साथ, तो क्या हमारे पास क्या आया, आर बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पाई, और बाहर क्या आ गया, एन स्क्वायर बाई जेड। अगर मैं इसको क्या कह दूं, ये इक्वेशन नंबर मेरा 3rd बन जाता है। और अगर आर को सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे तो 0.52 एन स्क्वायर बाई जेड, ये सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया इसका आर का। ये वैल्यूज आप लोगों ने नोट कर ली, यहां से देख लिया आपने इसको। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी कैलकुलेट करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, अब आपके लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान काम है। अब तो बिल्कुल बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आ जाएंगी, और बेहद आसान भी होता चला जाएगा आपके लिए। अगर मैं वेलोसिटी की बातें करने लग जाऊं, वेलोसिटी यानी v की बातें करने लग जाऊं, तो देखिएगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आप लोग रिलेशन जानते हैं, mvr बराबर nh/2π। रिलेशन क्या जानते हैं, mvr इक्वल्स टू nh/2π। r आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया, तो r की ये वाली वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट क्यों ना कर दें, एक बार r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। m v इंटू आर की जगह क्या रखो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पाई इंटू एन, ये एन स्क्वायर अंदर नहीं लिखना था, एन स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π रख देते हैं। एन से एक एन कट जाएगा इधर से, एच से एक एच भी कट जाएगा इधर से, और क्या कट पा रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। आपको v एक तरफ रखना है, बाकी सब चीजों को एक तरफ लेके चले जाओ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखिएगा ई स्क्वायर पाई जेड ऊपर आ जाएगा ये सारा, 2π अपॉन एच एप्सिलॉन नॉट, ये सब नीचे आएगा, और यहां पर n भी नीचे आएगा, इधर ये n नीचे आ जाएगा। तो आपके पास v का रिलेशन आ गया, वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। तो v बराबर आप क्या लिख सकते हो, अब देखो इसको ऐसे लिख देता हूँ, ई स्क्वायर पाई अपॉन 2π h एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख देते हैं, z और n को अलग लिख देते हैं, क्योंकि z और n तो चेंज होते हैं।
यानी वेलोसिटी का रिलेशन आपके पास क्या आ गया, वेलोसिटी बराबर ई स्क्वायर पाई अपॉन 2 पाई एच एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाई एन आपके पास आ गया। जब आप सारी इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट यहां पर कर दोगे बेटा जी, तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास v कितना आएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जो कि आपने डायरेक्टली पढ़ी होगी बुक के अंदर कि इतनी वैल्यू आपके पास होती है। क्लियर हो गई यहां तक की बातें? अब देखिएगा मैं वेलोसिटी का रिलेशन भी यहां पर लिख देता हूं। वेलोसिटी क्या रिलेशन आया मेरे पास, ई स्क्वायर पाई अपॉन 2 पाई एच एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड बाई एन, और सोल्व करने के बाद क्या है, 2.18 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। अगर इसको मैं क्या कह दूं, मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 4 आ गई इक्वेशन। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने आर भी कैलकुलेट कर लिया, हमने वी भी कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बची केवल बस। तो अब जो हमने ऊपर जो रिलेशंस लिख रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, इनका कोई हमारे लिए काम नहीं बचता, इनको हम लोग रिमूव कर सकते हैं यहां से, इन रिलेशंस का कोई काम नहीं है। अब आप समझिएगा, अब एनर्जी का जो रिलेशन है ना वो बेहद ही ईजी है, उसके अंदर ज्यादा कुछ आपको टिपिकल बातें नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सी बातें बताऊंगा मैं आपको। देखिएगा, मैंने कहा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब रिवॉल्व करेगा तो वो चल रहा होगा स्पीड से चलेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर। चलो सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस एक और एनर्जी भी आपके पास इलेक्ट्रॉन के अंदर मिलेगी वहां पर, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा होगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से क्या जनरेट हो रहा होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो रही होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ये मतलब मत समझना कि हाइट वाली ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी ही कंसीडर किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी। तो इसको मैं क्या लिख दूं, एक ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। दो तरीके की एनर्जी हो गई। अब एक एक करके हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बातें करते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी दुनिया में हर कोई जानता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, दुनिया में हर कोई जानता है इसको। तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर, वी की वैल्यू देखो ये लिखी है हमारे पास, वी को स्क्वायर करके डाल दो यहां पर, वी स्क्वायर करोगे तो आप ई की पावर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई, नीचे क्या आएगा पाई, पाई से पाई कट जाएगा ये, तो इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब आप वी स्क्वायर की सारी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 एम ई की पावर 4 पाई स्क्वायर और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा ये तो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ गया। जब आप लोग क्या करोगे, ये जितने भी कांस्टेंट्स आपको दिख रहे हैं सब की वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा वो आएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास क्या आएगी, एनर्जी आ जाएगी। ये क्या आ गई आपके पास, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया आपके पास, 1/8 एम ई की पावर 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर के अलावा क्या आएगा, अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आई 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई।
अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी को और कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखिएगा मैंने पहले भी बताई आपको कैलकुलेट करके। अब देखिएगा पहले मैं बता देता हूं कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा न्यूक्लियस के पास, प्लस जेड ई के बराबर चार्ज होगा, और इसके पास कितना चार्ज होगा, माइनस ई के बराबर चार्ज होगा, है कि नहीं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो है तो एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा ही, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां लिखता हूं, लेकिन यहां पर आप जो चार्जेस हैं उनको साइन के साथ कंसीडर करेंगे, बस इतनी बात याद रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो करते हैं हम लोग उसी को करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या करने वाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या रख दूं मैं, प्लस जेड ई रखता हूं एक को तो, और एक को माइनस ई रखता हूं यहां से, अपॉन आर स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो देखिएगा जेड माइनस जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है यहां से बातें, यहां तक की बातें सब लोगों को समझ आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब देखिएगा ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गई। अब आप लोग क्या करें, यहां पर आर की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास क्या बन जाएगा, ये देखिएगा तो कुछ रिलेशन बनेगा ऐसा, माइनस ई स्क्वायर, आर की वैल्यू रखने के बाद ई की पावर 4 पाई, ये ऐसा करते हैं सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं इसको, जेड ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर को रखेंगे हम लोग तो कैसे रखा जाएगा, एच की पावर 4 ई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एन स्क्वायर अपॉन ऊपर क्या चला जाएगा जेड स्क्वायर ई की पावर आर रखना, ई की पावर 2 पाई अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट जेड बाई एन स्क्वायर, ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या आएगा, माइनस ई की पावर 4 पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ई की पावर 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आपको मिल जाएगा यहाँ से। इस तरीके की वैल्यू आपको मिलने वाली है यहाँ से। क्लियर है। अगर आप लोग ये वैल्यू को क्या कर देंगे, लगभग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये आपको नियरली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल वैल्यू मिलेगी आपको, ई स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये नियरली क्या मिलेगी आपको, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगी, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आपको वैल्यू जनरेट होकर के मिलेगी। यहाँ से जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू जनरेट होकर के मिलेगी। अब आपको क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मिल गई और आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी मिल गई। तो टोटल एनर्जी निकालने में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अभी तो। अगर आप क्या करेंगे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमने कैलकुलेट कर रखा है काइनेटिक एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -2 इंटू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास टोटल एनर्जी आ गई किसी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट के अंदर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। ये वो फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली बुक में लिखा हुआ मिलता है। एक बात और बताता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अगर आप लोग जूल में कन्वर्ट करना चाहे तो वो जूल में भी कन्वर्ट इजीली ये हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब समझिएगा बात
अब हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। अगर मैं टोटल एनर्जी को भी यहां पर लिख देता हूं, आर की वैल्यू सब हटा देते हैं, आर का हमें जरूरत नहीं है अभी, आर वी की किसी की जरूरत नहीं है अब हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ गई -2 × 13.6 × z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और टोटल एनर्जी कितनी है -13.6 z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास है। अब देखिएगा इस क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या था। जो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर घूमेगा कि जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इसका मतलब समझिएगा आप बात को। इसने बोला कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये शेल्स हैं, ये सारे शेल्स हैं, इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है इसके अंदर, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। अब देखिएगा अगर हम लोग क्या करें, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 × z² बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n बराबर फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी कैलकुलेट आप करोगे तो फर्स्ट शेल 4 हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या रखोगे आप, हमेशा 1 रखेंगे यहां पर। तो टोटल एनर्जी आपके पास फर्स्ट शेल के लिए आएगी TE फर्स्ट में अगर बोलूं उसको तो -13.6 × 1/1, तो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे आप सेकंड के लिए कैलकुलेट करोगे n बराबर 2 रख के, तो क्या करेंगे -13.6 × 1/2 का स्क्वायर 4 करोगे, तो 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 × 12 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी आएगी। यानी सेकंड ऑर्बिट की कितनी एनर्जी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर थर्ड ऑर्बिट की बात की जाए तो देखिए -13.6 × 1/3 का स्क्वायर 9, तो 9 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी। ये मुझे तो याद है, आप लोग भी इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन चारों में से कौन सी हाइड्रोजन के ऑर्बिट की हाइड्रोजन की एनर्जी नहीं है। अगर फोर्थ के लिए बात कर लो तो -13.6 × 1/16 यहां पर आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी हुई, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फोर्थ की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे के सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी है। अब आपसे पूछ ले कि भाई मुझे ये बता दो जरा, सबसे ज्यादा एनर्जी किस ऑर्बिट की है, तो बेटा जी आप लोग जानते होंगे इस बात को तो कि भाई नेगेटिव में जितनी वैल्यू क्यों ना बड़ी हो, लेकिन वो छोटी होती है हमेशा। यानी कि जितना ज्यादा बाहर जा रहे हैं, ये वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब जितना बाहर जा रहे हैं, सबसे बाहर वाले शेल की, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, उतनी ज्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई एक और मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं, लास्ट पॉइंट जो है बोर के और एटॉमिक मॉडल का, उससे आपको और ज्यादा बातें क्लियर हो जाएगी। लास्ट पॉइंट है बिल्कुल ये बस। अब आपने देख लिया कि एनर्जी कितनी कितनी, इतनी एनर्जी है। अभी हमने बोला था फिफ्थ पॉइंट में कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी गेन कर सकता है, ना इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है एनर्जी को। लेकिन अब सिक्स्थ पॉइंट में जब ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फिनोमिना आपको समझ आ गया, पता लग गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिक्स्थ बताया, कहता है कि इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लॉस एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन orbit to another, and the difference in energy will be equal to the difference of energy between two ऑर्बिट्स। दो ऑर्बिट्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी को ही या तो गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि भाई ये न्यूक्लियस है,
ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट और ये फोर्थ ऑर्बिट बना दिया। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताई थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको बताया मैंने। तो अगर डेल्टा ई आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या होगा, E2 - E1 होता है। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन ऑफ एनर्जी करता है, उस गेन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और गेन करके क्या करेगा, वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। उसी फिनोमिना को नाम क्या देते हैं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कह देते हैं हम लोग। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी कर जाए तो उसको डी एक्साइटेशन कहते हैं। डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है उसको। अब समझिएगा कि कौन कितनी एनर्जी वो गेन कर सकता है, कितनी एनर्जी वो लॉस कर सकता है। अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई सोर्स रखा है जहां से मुझे एनर्जी मिल सकती है, अगर मेरे पास कोई सोर्स है जो कि एनर्जी देता है, मान लो मैं कहता हूं कि मैंने किसी सोर्स से, सन है, सोर्स बैठा है, ये कोई एनर्जी दे रहा है। अब इसने एनर्जी दे दी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी किसको, n बराबर फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी तो 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें ऐड करके देखो जरा, तो -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचता है आपके पास। तो क्या आपके पास कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो? भाई कोई भी ऐसा ऑर्बिट आपको नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गेन ही नहीं करेगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को गेन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं गेन करेगा? क्योंकि इसके पास रास्ता ही नहीं है। भाई आपके पास रास्ता केवल 95% का, 85% का और 75% मार्क्स गेन करने का है, तभी आपको कोई सीट मिल सकती है आपकी क्लास में। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आए तो बीच रास्ते में, यानी ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठ जाए, ऐसा कोई रास्ता नहीं है यहां पर। इसी को क्वांटाइजेशन कहा गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉन, इसको एनर्जी कितनी दे दें, अगर इस फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आप, जिसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर आप इसको क्या दे दें, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, तो देखो अब जरा कितनी एनर्जी हो जाएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आपके पास अब कोई ऐसा ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी इसके बराबर है? तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन बैठा था तो वो इजीली जंप करके n बराबर 2 में जा सकता है। कब? जब आप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको एनर्जी देंगे। इसी को क्या कहा गया, यानी कि उसने ऐसा नहीं कहा कि एनर्जी कहीं से भी गेन कर ली, कोई भी एनर्जी गेन कर ली तो आराम से एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हो जाएगा। एनर्जी उतनी ही गेन करेगा जितना जिस ऑर्बिट की एनर्जी, जिस ऑर्बिट में वो जाना चाहता है उसके बराबर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है तभी वो गेन करेगा। और अगर वो लॉस करता है तो भी लॉस इतनी एनर्जी करनी पड़ेगी कि वो दूसरे नेक्स्ट ऑर्बिट में ही चला जाए। बीच रास्ते में गिरने का कोई रास्ता नहीं, ऐसा कि बीच रास्ते में कूद जाएगा, बीच रास्ते में बैठ जाएगा जाकर के इलेक्ट्रॉन। इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहा गया बोहर के अकॉर्डिंग। और ये था सारा रूल बेटा जी। अब इसको निकालना है कभी भी क्वांटाइजेशन, यानी एनर्जी कितनी गेन या कितनी लॉस, तो डेल्टा ई बराबर E2 - E1 करके आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ये था बोहर का पूरा एटॉमिक मॉडल, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये सारे डेरिवेशंस मैंने बताया आपको, उसके साथ साथ डेरिवेशन के साथ साथ जो फॉर्मूलाज मैंने आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला जो कैलकुलेट करके बताया वो तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देते हैं, डेरिवेशन नहीं बताते। तो डेरिवेशन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आप लोग डेरिवेशन को भी पढ़िएगा, समझिएगा, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो सब लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिक्र करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।